Assalamu alaikum. This is session number 26 for the course Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT491 and this is Usman bin Saf. As we always do in every session, when we start the session, we do a quick review of what we have learned in the last session. And in the last session, we learned about differences, test of differences between the distributions and between the variances. And in the session before the previous session, we learned about the test of differences between the means. And in the last session, we learned test of differences between the distributions. Chi-square for goodness of fit, chi-square for independence, and then we looked at F test. Before looking at F test, हमने T test को भी एक दफ़ा दोबारा go through किया था, regression देखी थी, correlation देखी थी, examples देखी थी, उसकी बहुत सारी examples देखी थी. हमने देखा था कि result को interpret कैसे करना है और उसका हमने लिखना कैसे है उसको, ये भी हमने देखा था कि हम उसका conclusion कैसे draw करते हैं. आज का जो session है, this is very important. आज हम quickly हम ग्रो थ्रू करेंगे तमाम पैरामीट्रिक टेस्ट जितने भी अभी तक हमने पिछले सेशंस में पढ़े, जाने, अच्छी तरह लर्न किया, बार बार हमने उन्हें रिवाइज किया. अब क्विकली हमने आज के सेशन में देखना है उनको कि कौन सा टेस्ट है, कब इस्तेमाल होता है, कब उसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अजम्पशंस क्या होनी चाहिए, फिर उसका जब हम उसको SPSS हमें किस तरह का, हम SPSS में डाटा डाल के टेस्ट रन करते हैं तो कैसा रिजल्ट देता है, टेबल किस तरह का होता है, उस टेबल में कौन कौन सी चीज़ें जो देखने वाली हैं और उन चीज़ों को बेसिस पे हम रिज़ल्ट क्या निकालते हैं और रिज़ल्ट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, रिज़ल्ट को फिर लिखते कैसे हैं. हमने आज के सेशन में ये सारी चीज़ें देखनी है, क्विकली एक दफ़ा ओवरव्यू करनी, क्योंकि हम ये सब कुछ पहले से देख चुके हैं, कर चुके हैं. क्योंकि अब नेक्स्ट सेशन जो है उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं. हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें देखेंगे डाटा एंट्री कैसे होती है. उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने डाटा एनालिसिस करना है तो वो कैसे होगा. अदर देन डाटा एनालिसिस हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डाटा एंट्री अगर कर लेते हैं तो वो डाटा फिर हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं SPSS में. उससे नेक्स्ट सेशंस के अंदर फिर हम SPSS को लर्न करेंगे, SPSS में डाटा एंट्री कैसे होती है या डाटा इंपोर्ट कैसे होता है. उसके बाद टेस्ट कैसे रन होता है और टेस्ट रन करने के बाद उसका हम जब टेबल्स हमारे पास वो जनरेट कर देता है, रिज़ल्ट आ जाता है, तो रिज़ल्ट को हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, प्लस हम ये देखेंगे रिज़ल्ट को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उस पे बेसिस पे कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज के सेशन में जो हम डाटा यूज़ करेंगे वो हमने एक ही फाइल है डाटा की जो कि हमने जनरेट की और उसके बेसिस पे हम यूज़ करेंगे. बेसिकली it is 200 observations from a sample of high school students with demographic information about the students such as their gender, male, female, socio-economic status and ethnic background. It also contains a number of scores on standardized tests including test of reading, writing, mathematics and social studies. हमारे पास एक डाटा है जिस डाटा की बेस के ऊपर आज हम ये सारे पैरामीट्रिक टेस्ट करके देखेंगे, हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे इसके. वो डाटा है 200 ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल सैम्पल साइज 200 है, जिसमें फीमेल जेंडर हमने देखा, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका है हमने देखा, एथनिक बैकग्राउंड. उसके अलावा हमने ये भी हमने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करके ये भी देखा कि स्कोर्स उनके देखे, रीडिंग के क्या स्कोर्स हैं, राइटिंग के क्या स्कोर्स हैं, मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज के क्या स्कोर्स हैं. वन सैंपल टी टेस्ट. A one sample t-test allows us to test whether a sample mean of a normally distributed interval variable significantly differs from a hypothesized value. For example, say we wish to test whether the average writing score differs significantly from 50.
इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टी टेस्ट यूज़ करते हैं। आज के इस सेशन में क्योंकि हमने सारे के सारे पैरामीट्रिक टेस्ट देखने हैं, तो हम हर टेस्ट को बहुत, क्योंकि हम लोग पहले से अच्छी तरह से देख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, बाय एग्जांपल्स लर्न कर चुके हैं, तो आज हम क्विकली ओवरव्यू करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे टेस्ट, टी टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, कब यूज़ करते हैं, इसका SPSS में रन करें तो डाटा किस तरह का हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, उस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो पहला हमारा टेस्ट है वन सैंपल टी टेस्ट। A one sample t-test allows us to test, what does it allows us to test? Whether a sample mean of a normal distributed interval variable significantly differs from the hypothesized value. For example, say we wish to test whether the average writing score differs significantly from 50. 50 से कितना उसका difference है, वो अगर हमने टेस्ट करना है तो हम one sample t-test यूज़ करेंगे। इस तरह का हमें अगर हम अपनी वैल्यू, हमने जो शुरू में डाटा डिस्कस किया कि हमारा डाटा इस तरह का होगा कि फीमेल का हमने उसमें डाटा लिया, जेंडर फीमेल्स का लिया, और क्या लिया हमने, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखा, हमने देखा कि उनके स्कोर्स देखे कि मैथमेटिक्स में कितने, राइटिंग में, और वो सारे स्कोर्स देखे, प्लस उनका हमने और क्या देखा था, अगर हम यहाँ से देखें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एथनिक बैकग्राउंड, और रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़ के इन 4 सब्जेक्ट से हमने स्कोर्स भी देखे। नाउ वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ये वन सैंपल टेस्ट कैसे होता है, वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स हमने जब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है, n 200 है, 200 ऑब्जर्व वैल्यूज है, मीन इसका 52.7 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 9.4 है, स्टैंडर्ड एरर हमारे पास 6.67 है। टी टेस्ट की वैल्यू क्या आई, हमने टी टेस्ट क्या देखा, टी टेस्ट में वन सैंपल क्या देखा था कि 50 से कितना डिफरेंट, 50 है या 50 से डिफरेंट है, डिफरेंस कितना है। राइटिंग स्कोर टी की वैल्यू है 4.1 फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 199 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखा था कि n-1 होता है, सिग्निफिकेंस क्या है 0.00% है, और हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर और अपर वैल्यू भी आ गई, मीन डिफरेंस 2.7 आ गया, मीन का डिफरेंस 2.7 आ गया। अब हम इसका रिजल्ट क्या निकालेंगे, द मीन ऑफ द वेरिएबल राइट फॉर दिस पर्टिकुलर सैंपल स्टूडेंट इज 52.7 which is statistically significantly different from the test value of 50. 2.7 का difference है। We would conclude that the group of students has a significantly higher mean on the writing test than 50. What will we conclude? We will conclude that the group of students has a significantly higher mean on the writing test than 50. 50 से उनका ज़्यादा है, significantly ज़्यादा। Now, one sample median. Median कैसे निकालते हैं? A one sample median test allows us to test whether a sample median differs significantly from the hypothesized value. पहले हमने मीन की बात की थी कि मीन का कितना डिफरेंस है। अब हम बात करें मीडियन का कितना डिफरेंस है। वी विल यूज द सेम वेरिएबल राइट जो पिछले हमने एग्जांपल में देखा, एज वी डिड इन द वन सैंपल टी टेस्ट, बट वी डू नॉट नीड टू अज्यूम दैट इट्स इंटरवल एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वी ओनली नीड टू अज्यूम दैट राइट इज एन ऑर्डिनल वेरिएबल। ये हमारा इस तरह का रिजल्ट है जो कि हमें SPSS कंप्यूट करके देता है हमारे डाटा सेट से। मीडियन, वन सैंपल मीडियन निकाला है फॉर वेरिएबल क्या हमारा राइट। द मीडियन ऑफ राइटिंग स्कोर इक्वल्स 50 हमने एज्यूम किया था। टेस्ट के वन सैंपल विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, सिग्निफिकेंस 0 है, डिसीजन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है जी। और उसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ग्राफ पे इस तरह का ये प्लॉट होता है। हमने हाइपोथेटिकल मीन देखा था कि 50 है, लेकिन ऑब्जर्व जो एक्चुअल मीन है वो 54 है। बायनोमियल टेस्ट, बायनोमियल टेस्ट क्या होता है? वन सैंपल बायनोमियल टेस्ट अलाउज अस टू टेस्ट whether the portion of successes on a two-level categorical dependent variable significantly differs from the hypothesized value. For example, say we wish to test whether the proportion of females differs significantly from 50%, that is from 0.5. हम अगर देखना चाहते हैं कि हमारे जो डेटा है वो उसमें मेल्स और फीमेल्स हैं,
फीमेल्स क्या 50% हैं या 50% से ज़्यादा हैं? अगर इस चीज़ को हमने टेस्ट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? बायनोमियल टेस्ट यूज़ करेंगे। बायनोमियल टेस्ट का रिजल्ट इस तरह का आ जाता है। ग्रुप 1 क्या है? मेल। ग्रुप 2 है फीमेल कैटेगरी है। मेल कितने? 91, फीमेल 109 है, टोटल 200 है। ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन क्या है? 0.46, 0.54। टेस्ट प्रोपोर्शन क्या है? 0.5। तो हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट वैल्यू के 0.229, जी अप्रोक्सीमेशन पे बेस करके 0.229 हमने निकाल ली। इसका रिजल्ट क्या है? The result indicates that there is no significant difference. P is equals to 0.229. In other words, the proportion of females in the sample does not significantly differ from the hypothesized value of 50%. हम इसका रिजल्ट देखें, हमारी ऑब्जर्व प्रोपोर्शन 0.46 थी, टेस्ट प्रोपोर्शन 0.5 थी, तो सिग्निफिकेंटली देयर इज नॉट मच अ डिफरेंस, सिर्फ 0.4 का डिफरेंस है। chi-square goodness of fit टेस्ट, ये हम कब यूज करते हैं? A chi-square goodness of fit test allows us to test whether the observed proportions for a categorical variable differ from the hypothesized proportion. Observed proportion, hypothesized, जो हमारा test proportion है, उससे क्या है? Test whether the proportion variable differs. For example, let's suppose that we believe that the general population consists of 10% हिस्पैनिक, हमने एथनिक रीजन्स देखे थे, 10% एशियन, 10% अफ्रीकन अमेरिकन एंड 70% वाइट फोक्स. We want to test whether the observed proportions from our sample differ significantly from these hypothesized proportions. हमने क्या देखना है कि we want to test whether the observed proportions from our sample differ significantly from these hypothesized proportions. हमने ऑलरेडी कंसिडर ये किया है, हमारा ख्याल ये है कि 10% हिस्पैनिक है, 10% एशियन है, 10% अफ्रीकन अमेरिकन है, 70% वाइट फोल्क्स हैं. अब हमने ये देखना है कि we want to test whether the observed proportion, जो हमारी observed proportions हैं, ये proportions from a sample differ significantly from the hypothesized proportion. Now, इसके लिए हमने जब टेस्ट रन किया chi-square का, तो हमारे पास एक तो आ गया टेबल नंबर 1 आया जिसमें हमारे पास हिस्पैनिक ऑब्जर्व वैल्यू आ गई, हमारे पास 24 थी, एशियन 11 है, अफ्रीकन अमेरिकन 20 है, वाइट 145 है, टोटल हमारे पास 200 है. एक्सपेक्टेड कितनी थी? एक्सपेक्टेड हमारे जो टेस्ट थी, हमने जो टेस्ट सोचा था वो था 20%, 20 वैल्यूज थी, 20 थी. 20 क्या बनता है? हमारा 10% बनता है. हमने कहा था कि जी हमारा 10%. मैं आपको दोबारा से इसकी एग्जाम बताता हूँ इस तरह से. एक तो हमारा डेटा सेट है, हमने स्लाइड नंबर 1 के ऊपर इसकी बात की थी कि हम इन सारी जितने हम अभी पैरामीट्रिक टेस्टिंग देखेंगे इन सब में एक ही डेटा सेट यूज़ करेंगे, और वो जो डेटा सेट है उसको उसमें हम क्या करेंगे कि हम उसके अंदर देखेंगे कि डेटा सेट में हमारे पास क्या था? मेल फीमेल, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एथनिक रीजन्स के 200 ऑब्जर्वेशंस हैं, लोग कहाँ किस किस रीजन से बिलोंग करते हैं. उसमें हमने देखा एक हिस्पैनिक रीजन है, एक एशियंस हैं, एक अफ्रीकन अमेरिकन है और एक हमारे पास वाइट है. 4. फिर हमने 4 सब्जेक्ट्स देखे थे, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स और सोशियोलॉजी. इन 4 हमने सब्जेक्ट्स को देखा. अब हमने अपने जो हमारी पॉपुलेशन थी 200 का हमारा जो सैंपल साइज था उसमें हमने देखा कि 24 हिस्पैनिक हैं, एशियन 11 है, लेकिन हमने उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो एक्सपेक्टेड या हमारा जो टेस्ट प्रोपोर्शन है वो हमने रखा है कि 10% हिस्पैनिक होना चाहिए, 10 एशियन होने चाहिए, 10 अफ्रीकन अमेरिकन और 70% होने चाहिए, जिसका मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू 20, 20, 20 और 140 है. तो अब अगर हमारी हिस्पैनिक 24 आ गई, इसका मतलब 4 लोग ज़्यादा हिस्पैनिक हैं, तो इसका रेजिडुअल 4 हो गया. एशियन जो है वो हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 है, लेकिन वो 11 निकले, तो -9 में चलेगी वैल्यू. इस तरह से
अब अगर हम इसका काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट हम इस पर टेस्ट लगाते हैं तो हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 5.029, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, सिग्निफिकेंस इज 0.17। इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? द रिजल्ट शोज दैट racial composition in our sample does not differ significantly from the hypothesized value, that we supplied chi-square with 3 degrees of freedom 5.029 और p is equals to 1.7, p की वैल्यू 0.05 से कम है तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट है। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या था कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं और जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस प्रूव हो गया। टी टेस्ट, हम टी टेस्ट कब लगाते हैं? एन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन you want to compare means of a normally distributed interval dependent variable for two independent groups. For example, we say we wish to test whether the mean for right is the same for males and females. हमारे दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, एक है मेल्स का एक है फीमेल्स का। अब हम देखना चाहते हैं कि जो मेल का जो राइटिंग का जो मीन है वही फीमेल के राइटिंग का भी मेल का भी जो राइटिंग का मीन है वही फीमेल्स की राइटिंग का भी मीन है, वो एक जैसे मीन्स हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम टी टेस्ट रन करते हैं। दिस इज द SPSS रिजल्ट। SPSS पे अगर हम ये डाटा एंट्री करके रिजल्ट टेस्ट रन करें तो इस तरह का रिजल्ट आता है हमारे पास। पहले सबसे पहले ग्रुप स्टेटिस्टिक्स दे देता है SPSS, बता देता है कि मेल इतने थे, 91 मेल्स थे, फीमेल्स 109 है, मीन उसका 50 है, उसका 54 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी है, स्टैंडर्ड एरर इतना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या, टी टेस्ट क्या बताता है? टी की वैल्यू क्या है? -3.73, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 198, सिग्निफिकेंस इज 0.00। तो हमारा इंटरप्रेट कैसे करेंगे हम इसका रिजल्ट को? बिकॉज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द टू ग्रुप्स आर सिमिलर 10.3 एंड 8.1, वी विल यूज द इक्वल वेरिएंस एज्यूम टेस्ट। फिर हम टी टेस्ट में इक्वल वेरिएंस एज्यूम टेस्ट अप्लाई करेंगे। The results indicate that there is a statistically significant difference between the means writing score for males and females. एक t की वैल्यू है 3.73 और -3.73 और significance 0 है। In other words, females have a statistically significant higher mean score on writing, 54.99 mean है, then males का 50 point है, 1-2 है, दोनों में 4 point something का difference है। काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक हमने पहले भी डिस्कस किया था, दो तरह के होते हैं। एक काई स्क्वायर टेस्ट वो होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने गुडनेस ऑफ फिट देखते हैं। एक काई स्क्वायर टेस्ट वो होता है जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरीज देखते हैं। गुडनेस ऑफ फिट को अभी हमने डिस्कस किया उसका रिजल्ट कैसा SPSS में डेवलप होता है और उस टेस्ट का इंटरप्रेट कैसे करते हैं, रिजल्ट कैसे ड्रॉ, कंक्लूजन क्या आता है। नाउ अगर हम बात करें, अ काई स्क्वायर टेस्ट इज व्हेन यू वांट टू सी इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। Let's see if there is a relationship between the type of school attended, school type, and the student's gender, male, female. Remember that the chi-square test assumes that the expected variable for each cell is 5 or higher. This assumption is easily met in the example below. Remember that chi-square test assumes that the expected value for each cell is 5 or higher. Now, हमारे पास दो तरह के टाइप ऑफ स्कूल से, एक पब्लिक एक प्राइवेट। अब उसमें हमने देखना है पब्लिक के अंदर मेल स्टूडेंट कितने हैं, फीमेल कितने हैं।
प्राइवेट में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे पास 200 ही हैं। जब हम इस पे कॉय स्क्वायर टेस्ट हमने अप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, रिजल्ट क्या आया हमारे पास, रिजल्ट आया 0.047 आई वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, और इसकी हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 0.828। जब इसे हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, हम इसका इंटरप्रेट करें, तो हमारे पास हमें पता चलता है दीज रिजल्ट्स इंडिकेट दैट देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप ऑफ स्कूल अटेंडेड एंड जेंडर। chi square with 1 degree of freedom is equals to 0.047, p की वैल्यू 0.828 है। अगर हम दोबारा इस टेबल को देख लें तो आपको अच्छी तरह से ये पता चल जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने पहले तो टेबल देखा, काउंट देखा कि हमने बात की थी अभी यहाँ पे। लेट्स सी इफ देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप ऑफ स्कूल अटेंडेड एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हैं हमारे पास मेल और फीमेल, टाइप ऑफ स्कूल हैं पब्लिक प्राइवेट। अब हमने पहले तो देखा, काउंट देख लिया कि जी पब्लिक स्कूल में कितने मेल हैं फीमेल हैं, प्राइवेट स्कूल में कितने मेल हैं फीमेल हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास 200 ही है, हमारा सैंपल जो 200 का ग्रुप है। नाउ जब हमने chi स्क्वायर टेस्ट उसके ऊपर हमने रन किया और तो हमें पता चला हमारे पास जो chi स्क्वायर की वैल्यू आती है 0.047 आती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, एंड हमारे पास टू साइडेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारे पास सिग्निफिकेंस की वैल्यू वो 0.828 है। हमारी वैल्यू जो p की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं क्रिटिकल वैल्यू, दैट इज 0.05। अब ये p की वैल्यू से कहीं ज़्यादा है तो इसका मतलब है इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है हम अपना जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर देंगे। सो हमने ये रिजल्ट फिर यहाँ पर ड्रॉ किया। द रिजल्ट्स इंडिकेट दैट there is no statistically significant relationship between the type of school attended and gender lies. chi square with 1 degree of freedom 0.047 और p की वैल्यू 0.828 आ गई। Let's look at another example. This time looking at linear relationship between the gender male female and socio-economic status. पहले हमने बात की थी जेंडर मेल फीमेल और टाइप ऑफ स्कूल। अब हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हम इसी की डिस्कस कर लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, chi स्क्वायर टेस्ट की बात कर रहे हैं। chi स्क्वायर टेस्ट की कब बात कर रहे हैं, जब chi स्क्वायर टेस्ट हम बिटवीन टू वेरिएबल्स, हम कैटेगोरिकली हम उसको देखना चाहते हैं दो वेरिएबल्स को क्रिटिकली। The point of this example is that one variable may have more than two levels and that the variables do not have the same number of levels. In this example, female has two levels, male and female. हमने एक वेरिएबल जो जेंडर है उसको हमने फीमेल का नाम दिया, लेकिन फीमेल के अंदर फिर आगे मेल और फीमेल दो कैटेगरीज है ना। इसी तरह हम जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं उसमें लो मीडियम हाई तीन है, तीन लेवल्स आ जाते हैं। नाउ अगर हम इस टेबल को देखें तो हमें ये पता चलेगा हमारे पास एक वेरिएबल था फीमेल, फीमेल के दो लेवल्स थे, मेल और फीमेल, दो कैटेगरीज थी ना, या फीमेल कहते हैं या इसको जेंडर कहते हैं। जेंडर की दो कैटेगरीज है, मेल एंड फीमेल। इसी तरह सोशो इकोनॉमिक हमारे पास बैकग्राउंड है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के तीन लेवल्स हैं, लो मीडियम हाई। अब अगर हम इसका काउंट देख लेते हैं, पहले कितने स्टूडेंट्स किस बैकग्राउंड में लाई करते हैं, मेल फीमेल। अब मेल कितने हैं, लो बैकग्राउंड में 15 हैं, मिडिल में 47 है, हाई में 29 है, टोटल 91 मेल्स हैं हमारे पास। फीमेल 32 हैं, 48 हैं, 29 हैं और 109 टोटल हमारे पास फीमेल्स हैं। नाउ जब हम इसके ऊपर chi स्क्वायर टेस्ट हम इसके ऊपर रन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है chi स्क्वायर की 4.5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास लेवल 0.101। इसको हम कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं।
Again, we find that there is no statistically significant relationship between the variables. Chi-square with 2 degrees of freedom is 4.577. P-value is 0.101, which is significantly greater than 0.05, जिसकी वजह से हम अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं. हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था कि देयर इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. अब हम रिजेक्ट करते तो हम कहते हैं कि देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. व्हाट वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या है हमारे पास? एक जेंडर है, एक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है. जेंडर को हम सिंबलाइज करते हैं, फीमेल लिखते हैं, लेकिन हम उसके दो लेवल से मेल और फीमेल. सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के क्या हैं? लो, मीडियम और हाई. नाउ अनदर टेस्ट, एनोवा. एनोवा को हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं. One way analysis of variance, ANOVA, is used when we have a categorical independent variable with two or more categories and a normally distributed interval dependent variable. And what do you want to do with them? ये तो हमने साइंस समझ ली स्टैटिस्टिक्स की कि जी कब हम ANOVA लगाते हैं. ANOVA हम उस वक्त लगाते हैं जब हमारे पास कैटेगोरिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, जिसमें दो से ज़्यादा, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में दो या दो से ज़्यादा कैटेगरीज हों. जैसे जब हम बात करते हैं कैटेगोरिकली इंडिपेंडेंट, उसका क्या मतलब है? हमने अभी एक जेंडर एक वेरिएबल देखा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितनी कैटेगरीज थी? दो कैटेगरीज थी, एक मेल कैटेगरी थी, फीमेल कैटेगरी थी. इसे कहते हैं कैटेगोरिकली independent variables. Now, and a normally distributed interval dependent variable, you wish to test for differences in the means of the dependent variable broken down by the levels of independent variable. For example, say we wish to test whether the mean of writing differs between the three program types. तीन प्रोग्राम टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं? जनरल, एकेडमिक और वोकेशनल. हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं? मीन ऑफ राइटिंग. हमारे पास प्रोग्राम टाइप तीन तरह के. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रोग्राम टाइप. कैटेगोरिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एनोवा हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, वन वे एनोवा कब यूज करते हैं? हमने दो बातें इसमें भी जस्ट डिस्कस की हैं. दो बातें याद रखने की, समझने की हैं. एक बात तो ये कि जी कैटेगोरिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो. दूसरा क्या हो? डिफरेंसेस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिपेंडेंट वेरिएबल हो. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिपेंडेंट वेरिएबल हो और हमारे पास इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो. कैटेगोरिकली इंडिपेंडेंट, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल. और हम फिर क्या करते हैं? कैटेगोरिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और मीन ऑफ द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल का टेस्ट करते हैं, जिसे हम एनोवा कहते हैं. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस देखते हैं हम इसका, जिसे वन वे एनोवा भी कहते हैं. अब हम एग्जाम्पल जो डिस्कस करना जा रहे हैं, डेटा डिस्कस करना जा रहे हैं, वो क्या है? हम क्या करने जा रहे हैं? वी विश टू टेस्ट द मीन ऑफ द राइटिंग. हमारा एक, हमने शुरू में जब डेटा डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि एक तो हमारे पास जेंडर है, एक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, फिर एक हमारे पास था एथनिक बैकग्राउंड. ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे. और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या थे? रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी. ये चार डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे. अब हमने क्या देखना है? एक हमने कैटेगोरिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेना है. कैटेगोरिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मेल, फीमेल. एथनिक बैकग्राउंड के हमने 4 देखे थे. फिर हमारे सोशल बैकग्राउंड के 3 देखे थे. फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और हमने डिपेंडेंट वेरिएबल देखना है और एक कैटेगोरिक इंडिपेंडेंट देखना है.
अब अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक और आ जाए जो हमारा प्रोग्राम टाइप है, प्रोग्राम टाइप अभी हमने डिस्कस किया कौन सा है, एक है जर्नल है, एक एकेडमिक है और एक हमारा वोकेशनल है। तो हम देखते हैं कि बिटवीन द ग्रुप्स हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है, विद इन द ग्रुप्स क्या है और टोटल क्या है। एफ की वैल्यू यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने कि एनोवा में क्या देखते हैं, एफ की वैल्यू और सिग्निफिकेंस देखते हैं, उससे हम जज करते हैं हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफ की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास एक हमारे पर सम ऑफ स्क्वायर्स है बिटवीन द ग्रुप्स और एक रेजिड्यूल है विद इन द ग्रुप्स। अब इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो हमारे पास नीचे टोटल की वैल्यू आ जाती है। अब इसको अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, मीन स्क्वायर्स आ जाते हैं। मीन स्क्वायर हमारे पास आ जाता है इसका टेस्ट का और हमारे पास रेजिड्यूल का, दोनों को आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाती है एफ की वैल्यू आ जाती है। एफ की वैल्यू और सिग्निफिकेंस ये दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं इस टेस्ट को जज करने के लिए। अदर दैन दैट हमने एक रिपोर्ट जब जनरेट की तो हमने साथ मीन भी देख लिया कि एक जर्नल प्रोग्राम में जितने इनरोल्ड हैं उनका मीन क्या है, एकेडमिक प्रोग्राम में इनरोल्ड है उनका मीन क्या है, वोकेशनल में जितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं उनका मीन क्या है, कितने हैं, नंबर क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन उनके आपस में क्या है। Result. From this we can see that the students in the academic program have the highest mean writing score while students in the vocational program have the lowest. हमें इससे क्या पता चला कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे एकेडमिक प्रोग्राम में थे उनका सबसे ज़्यादा राइटिंग स्कोर उनका आया, उसके बाद जर्नल का आया, फिर सबसे कम वोकेशनल का था। नाउ द क्रुस्कल-वालेस टेस्ट, ये भी हमने पिछले सेशंस में पढ़ा, इसको लर्न किया हमने, एग्जांपल्स भी इसकी देखी थी। अब इसको क्विकली एक दो फिर देखते हैं। द क्रुस्कल-वालेस टेस्ट इज यूज्ड व्हेन यू हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद टू और मोर लेवल्स एंड एन ऑर्डिनल डिपेंडेंट वेरिएबल. In other words, it is the non-parametric version of ANOVA and a generalized form of the Mann-Whitney test method since it permits two or more groups. We will not assume that right is normally distributed interval variable. हमने लास्ट एग्जाम्पल जो देखी उसमें हमने क्या देखा था, इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमने एजम्पशन रखी थी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें क्या है, हम अगर एनोवा पैरामीट्रिक मेजर है तो अगर हम उस एनोवा का नॉन पैरामीट्रिक मेजर देखें तो उसे हम क्रुस्कल-वालेस कहते हैं। और ये जो होता है इसके अंदर हमारी एजम्पशन ये होती है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है राइटिंग वो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसको अगर हम दोबारा से इसका टेस्ट करें तो इस तरह का टेस्ट आएगा, हमारे पास इस तरह का रिजल्ट जनरेट होगा। हमें एक तो पता चल जाएगा कि मीन क्या है, रैंकिंग क्या है, जनरल एकेडमिक वोकेशनल में कितने लोग फॉल करते हैं उनकी रैंकिंग क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, काई स्क्वायर क्या की वैल्यू 34.04 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, सिग्निफिकेंस 0.00। रिजल्ट क्या ड्रॉ करते हैं हम इससे, इफ सम ऑफ द स्कोर्स रिसीव्ड tied marks, then a correction factor is used, usually yielding a slightly different value of chi-squared with or without ties. The results indicate that there is a statistically significant difference among the three type of programs. हमारा रिजल्ट क्या बताता है, तीनों प्रोग्राम्स का जो रिजल्ट है वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है। आपस में हमने chi-square टेस्ट लगाया ना तो वो आपस में इनका रिलेशनशिप कोई नहीं है। हम किसकी बात करें, क्रुस्कल-वालेस टेस्ट की बात कर रहे हैं। क्रुस्कल-वालेस टेस्ट के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, chi-square यूज़ करते हैं। chi-square के से हमने रिजल्ट जब ड्रॉ किया तो हमें क्या पता चलता है कि आपस में इनकी सिग्निफिकेंस किसी भी प्रोग्राम की नहीं है। जब इसको हमने क्या कहा था
नॉन पैरामीट्रिक एनोवा भी कहा था। पैरामीट्रिक एनोवा जब हमने कैलकुलेट किया था तो उसमें हमने क्या देखा था, वन वे पैरामीट्रिक एनोवा। यही अगर हम वेरिएबल्स लें, इन्हीं वेरिएबल्स के साथ अगर उसे कैलकुलेट करें विद अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिपेंडेंट वेरिएबल विच वाज राइटिंग, तो हमने कहा था कि एकेडमिक जो स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनकी राइटिंग स्कोर सबसे ज़्यादा, सबसे कम हमारा वोकेशनल था। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम कहते हैं कि क्रुस्कल वालिस टेस्ट का रिजल्ट हमें ये बताता है कि तीनों प्रोग्राम्स के अंदर कोई वो नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है अमंग द टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। नाउ अ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, हमने पहले वन सैंपल टी टेस्ट की बात की, अब अगर सैंपल्स पेयर्ड हो, a paired sample t test is used when you have two related observations, that is two observations per subject, and you want to see if the means on those two normally distributed interval variables differ from one and the other. For example, we will test whether the mean of read is equal to the mean of write. मीन ऑफ रीड इज इक्वल टू मीन ऑफ राइट। अगर हम वापस जाएं और जाके हम इसको देखें टी टेस्ट को, इसमें हमने क्या कहा था, वेदर द मीन फॉर राइट इज द सेम फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। क्यों? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरवल डिपेंडेंट वेरिएबल थे फॉर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे जिनके लिए हमने क्या निकाला था, मीन फॉर राइटिंग। अब अगर हम देखें इसमें पेयर्ड सैंपल में देखें तो फिर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं हमने इंडिपेंडेंट सैंपल्स को छोड़ दिया, हमने कहा कि अब पेयर्ड सैंपल है, इंडिपेंडेंट सैंपल नहीं है। उसमें था कि दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स थे, अब इसमें एक ही सैंपल है और पेयर्ड है, और हमने क्या कंपेयर करना है कि उनके जो मीन्स हैं रीडिंग और राइटिंग के आपस में वो इक्वल हैं या नहीं है। नाउ रीडिंग स्कोर, राइटिंग स्कोर दोनों का मीन हमने देखा, एन की वैल्यू देखी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब अगर हम पेयर्ड सैंपल टेस्ट हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो टी की वैल्यू क्या आई, -8.67, डिग्री ऑफ फ्रीडम 199, सिग्निफिकेंस क्या, 0.387, which is quite higher. The result indicates that the mean of read is not statistically significant, different from the mean of write. क्यों? हमने टी टेस्ट की टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू देखी, क्या आई, -8.67, फिर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा 199, फिर हमने क्या देखा, सिग्निफिकेंस 0.387। हम नॉर्मली सिग्निफिकेंट किसे कहते हैं, जब 0.05 से वैल्यू कम हो, 3.87 तो 0.05 से बहुत ज़्यादा है, अगर 0.05 से वैल्यू ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, अगर कम हो तो हम उसे कहते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो हमने यहाँ क्या रिजल्ट ड्रॉ किया, the result indicates that the mean of read is not statistically significantly different from the mean of write. T की वैल्यू -0.867, P की वैल्यू 0.387। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हमने यहां यूज किया था, 0.05। नाउ द विल्कॉक्सन साइंड रैंक सम टेस्ट, ये भी हमने पहले पढ़ा है, थॉरली पढ़ा था, इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी, एक दफ़ा हम इसको दोबारा गो थ्रू करते हैं। द विल्कॉक्सन साइंड रैंक सम टेस्ट इज द नॉन पैरामीट्रिक वर्जन ऑफ अ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। You use the Wilcoxon signed rank sum test when you do not wish to assume that the difference between the two variables is interval and normally distributed.
जब उन दोनों का इंटरवल हम नहीं देखते और नॉर्मली हम देखते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तब हम इसे यूज़ करते हैं. बट यू डू assume that the difference is ordinal. We use the same example, but we will not assume that the difference between read and write is interval and normally distributed. हमने वहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल में क्या देखा था, हमने अभी से पहले क्या देखा था, टू पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट देखा था या टू साइडेड टी टेस्ट देखा था. अब टू साइडेड टी टेस्ट क्या है, हमारा पैरामीट्रिक है. उसका नॉन पैरामीट्रिक वर्जन देखें तो उसे कहते हैं विल्कॉक्सन साइन टेस्ट, साइन रैंक सम टेस्ट देखते हैं. दोनों में क्या फ़र्क क्या है कि दोनों में जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल इज नॉट, दे आर नॉट इंटरवल एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. पेयर्ड सैंपल में क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. सेम एग्जांपल अगर हम दोबारा से कंटिन्यू करें तो हमारे पास क्या आया, रीडिंग स्कोर, नेगेटिव रैंक्स आ गए, पॉजिटिव रैंक्स आ गए राइटिंग स्कोर के, मीन रैंक, टाइज 15 आ गई. तो हमारा क्या जी की वैल्यू क्या आई, -0.903 और सिग्निफिकेंस कितनी आई, 0.366. जी की वैल्यू और 0.366 देख के हम क्या अज्यूम करते हैं, हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, हमारा रिजल्ट क्या हुआ. हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड एंड राइट, जो मीन ऑफ रीडिंग मीन ऑफ राइटिंग के बीच में जो डिफरेंस है क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है. अब इस टेस्ट को देख के हम क्या अज्यूम कर सकते हैं. The result suggests that there is not a statistically significant difference between reading and writing. If you believe the difference between read and write were not ordinal but could merely be classified as positive and negative, then you may want to consider a sign test in lieu of sign rank test. Again, we will use the same variables in this example and assume that this difference is not ordinal. ऑर्डिनल क्या होता है, हमने ऑर्डिनल बहुत दफ़ा पढ़ा है. ऑर्डिनल वेरिएबल कौन सा होता है, ऑर्डिनल वेरिएबल वो होता है जो कि जैसे जेंडर, मेल फीमेल, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अलावा हम देखें तो येस नो, ये सारे ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल वेरिएबल्स. अभी दोबारा यहाँ बात की कि पहले हमने विल्कॉक्सन सम टेस्ट लगाया, फिर अगर उसकी वैल्यू, अगर हमारा ख्याल, और हमारी वैल्यू क्या आई थी, हमारी वैल्यू आई थी -0.903 और 3.66 जो कि स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है. और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम इसके बाद ये देखते हैं कि हमारे जो रीड एंड राइट जो हमारा ख्याल है कि हमारे जो रीड और राइट वेरिएबल्स हैं वो ऑर्डिनल नहीं थे. वो इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव हम उसे क्लासिफाई नहीं कर सकते थे. तो हम क्या करते हैं, फिर एक साइन टेस्ट अप्लाई करते हैं. साइन टेस्ट क्या करते हैं, वी विल यूज द सेम वेरिएबल्स इन दिस एग्जांपल एंड एज्यूम दैट द डिफरेंस इज नॉट ऑर्डिनल. फिर हम क्या करते हैं, नेगेटिव डिफरेंसेस पॉजिटिव डिफरेंसेस ले लेते हैं उनके आपस के, और दोबारा से हम टेस्ट रन करते हैं. तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाती है, -0.588 आ जाती है. और सिग्निफिकेंस क्या है, 0.556 जो कि फिर अगेन बहुत ज़्यादा है, 0.05 से वैल्यू बहुत ज़्यादा है. तो स्टैटिस्टिकली फिर भी इनसिग्निफिकेंट है. नाउ द फ्राइडमैन टेस्ट. You perform a Friedman test when you have one within subject independent variable with two or more levels and a dependent variable that is not interval and normally distributed but at least ordinal. We will use this test to determine if there is a difference in the reading, writing and math scores. The null hypothesis in this test is that the distribution of the ranks of each type of score, that is reading, writing and maths, are the same. To conduct a Friedman test, the data needs to be in a long format. SPSS handles this for you. जितनी ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यूज़ होंगी, उतना ही आपका टेस्ट रिजल्ट बेहतर आता है.
But in other statistical packages you will have to reshape the data before you conduct this test. आपको क्या करना पड़ता है, कैटेगरीज बना के इन पोर्शंस आपको टेस्ट रिजल्ट उसका फाइंड करना पड़ता है अगर और कोई पैकेज यूज़ करें। SPSS में आप जितना मर्जी जैसे भी डाटा जितनी भी वैल्यूज़ हों वो सब कैलकुलेट कर देता। सो हमने फ्राइडमैन टेस्ट कब यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपके लिए रीड आउट किया कि फ्राइडमैन टेस्ट आप तब यूज़ करते हैं व्हेन यू हैव विद इन सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद 2 और मोर लेवल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसके 2 या 2 से ज़्यादा ये कैटेगरीज हों या लेवल्स हों, जैसे हमारे लेवल था जेंडर में मेल फीमेल था, एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ नॉट इंटरवल भी ना हो और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी ना हो, तो हम फ्राइडमैन टेस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन एक और एग्जाम्पशन भी है कि अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो एटलीस्ट ऑर्डिनल होना चाहिए। हम इस टेस्ट को किस लिए यूज़ करते हैं, यूज टू टेस्ट द डिटरमिन इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द रीडिंग राइटिंग एंड मैथ स्कोर्स। रीडिंग राइटिंग और मैथ्स के आपस के स्कोर्स का डिफरेंस हम देखना जब चाहें तो हम फ्राइडमैन टेस्ट यूज़ करते हैं। रीडिंग 1.96 हमने स्कोरिंग की तो रैंक्स आ गए 1.96, राइटिंग का 2.04, मैथ्स का स्कोर 2.01। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कितना हमारे था, n की वैल्यू 200 ऑब्जर्वेशन हमारी टोटल थी, काय स्क्वायर 0.645 आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, 0.7 हमारी सिग्निफिकेंस लेवल आ गया, सिग्निफिकेंस वैल्यू आ गई, p वैल्यू इज 0.724 विच इज वेरी वेरी लार्ज। Friedman's chi-square has a value of 0.645 and a p-value 0.724 and which is not statistically significant. Hence, there is no evidence that the distribution of the 3 types of scores are different. हम क्या चाह रहे थे, मैथ्स, रीडिंग और राइटिंग, ये जो हमारे 3 वेरिएबल्स हैं ये आपस में डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस हमें नहीं मिला क्योंकि या तो सिग्निफिकेंट हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाती तो हम कह सकते थे कि जी आप डिफरेंट हैं। अब अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम यही एज्यूम करेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ स्कोर्स आर डिफरेंट, तीनों की डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है। कॉरिलेशन, अभी हम कॉरिलेशन की बात कर रहे थे, इसमें हमने एक एग्जांपल अभी डिस्कस की कि फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू रन अ कोरिलेशन बिटवीन 2 कंटिन्यूस वेरिएबल्स रीड एंड राइट। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि हम रीडिंग और राइटिंग दोनों को आपस में दोनों का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप आपस का कितना स्ट्रांग है रीडिंग और राइटिंग का। तो उसका लिए हमने डेटा सेट इसका हमने SPSS में एंट्री की या हमने इंपोर्ट किया करके हमने SPSS पे जब टेस्ट रन किया कोरिलेशन टेस्ट, तो इस तरह का हमारे पास एक टेबल जनरेट हो जाता है, कोरिलेशन टेबल। ये टेबल हमें क्या बताता है, सबसे पहले देखेंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर रीडिंग स्कोर और ऊपर है रो में रीडिंग है, कॉलम्स में रीडिंग स्कोर राइटिंग स्कोर। रीडिंग तो आपस में परफेक्ट कोरिलेशन है। रीडिंग राइटिंग अगर देखें तो 0.597, सिग्निफिकेंस क्या 0.0 है, n की तो वैल्यू हमारे पास 200 वैल्यूज हमारे ऑब्जर्व वैल्यूज थी। इसी तरह राइटिंग में देखें तो राइटिंग और रीडिंग का 0.597, 0.00, तो हमारे पास क्या आया, आपस का इनका रिलेशनशिप जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है 0.597। और तो अभी हमने बात की कि इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है पियर्सन्स कोरिलेशन हमारे पास क्या आई 0.597 आई और सिग्निफिकेंस क्या आई 0.00 आ गई। In this example, we will run a correlation between a dichotomous variable female and a continuous variable right. Although it is assumed that the variables are interval and normally distributed, we can include dummy variables when performing correlations. अब पहली एग्जांपल हमने देखी थी, पहली एग्जांपल में हमने क्या किया था, पहली एग्जांपल में हमने ये किया था कि हमने रीडिंग और राइटिंग की आपस की कोरिलेशन देखी थी, ठीक है। दूसरी एग्जांपल में हम क्या करते हैं, हम एक और वेरिएबल
रीडिंग निकाल देते हैं, हम उसकी जगह एक और वेरिएबल हम फीमेल डाल देते हैं। फीमेल को जिस हम डिनोट कर रहे थे जेंडर से, जेंडर में हमारे पास मेल्स और फीमेल्स सारी टोटल हमारे पास आ जाता है। अब हमने देखा कि जो जेंडर है, यहाँ पे जो फीमेल लिखा हुआ इससे मुराद जेंडर है, क्योंकि हमने जेंडर को डिनोट फीमेल से किया था, लेकिन इसकी जब कैटेगरीज आगे मेल फीमेल दोनों अलग अलग हैं, तो टोटल जो फीमेल वो का 200 ऑब्जर्व वैल्यूज़ का मतलब है टोटल जेंडर जो है 200 है हमारे पास। अब हमने एक कोरिलेशन देखी, हमने क्या निकाल दिया, रीडिंग निकाल दी। रीडिंग की जगह हमने एक और वेरिएबल डाल दिया, जेंडर डाल दिया, जेंडर और राइटिंग डाल दी। अब इनका हमने दोबारा से अगर देखा, इनका आपस की कोरिलेशन देखी, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.256 और सिग्निफिकेंस फिर 0 आ रही है। तो इसको अब हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, इसका हम रिजल्ट क्या निकालेंगे। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल we saw that the correlation between read and write is 0.597. By squaring the correlation then multiplying by 100 you can determine what percentage of the variability is shared. Let's round 0.597 to be 0.6, which means squared should be 0.36. Multiplied by 100 it would be 36. Hence read shares about 36% of the variability with write. Reading 36% वेरिएबल है फ्रॉम राइटिंग। इसका क्या मतलब, 36% रीडिंग जो है वो इट इज अवे फ्रॉम राइटिंग। In the output for the second example, we can see the correlation between writing and gender is 0.256. Female, जैसे हमने gender को हमने female कहा हुआ। Squaring this number yields 0.06, meaning that female shares about 6.5% of the variability with writing. कि राइटिंग जो है उसको, और राइटिंग की वेरिएबिलिटी कितनी है जेंडर के साथ, 6.5%। नाउ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Simple linear regression, what does it do? Allows us to look at the linear relationship between one normally distributed interval predictor and one normally distributed interval outcome variable. एक प्रिडिक्टर है, एक आउटकम है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है। दोनों को हम ग्राफ अगर प्लॉट करें, वाई एक्सेस पे इंडिपेंडेंट आ जाता है, एक्स एक्सेस पे डिपेंडेंट आ जाता है, बीच में एक लीनियर रिग्रेशन लाइन आ जाती है। अब जब हम आपस में पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, जितने पॉइंट्स आपकी रिग्रेशन लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो सारे क्या होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। जितने दूर होते जाएंगे उतना वीक रिलेशनशिप होता जाएगा। For example, we wish to look at the relationship between writing scores and reading scores. In other words, predicting write from read. कि predicting write from read का एक और भी मतलब है कि रिग्रेशन में देखते हैं, हमने देखा था कॉज एंड इफेक्ट को प्रिडिक्ट करती है रिग्रेशन। प्रिडिक्टिंग राइट फ्रॉम रीड के जो लोग राइटिंग ज्यादा करते हैं वो पढ़ते भी ज्यादा होंगे। कॉज इफेक्ट, राइट क्या है, कॉज है, इफेक्ट क्या है, रीड है। इसकी जब हम समरी देखें तो r की वैल्यू 0.597, r स्क्वायर की 0.356। हम एनोवा जब कैलकुलेट करते हैं, रिग्रेशन की वैल्यू 6367 है, रेजिडुअल की वैल्यू आ जाती है 11.45 आ जाती है, टोटल 17878.875 बन जाती है। इन दोनों को टोटल करें तो आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनको टोटल करें तो 199 आ जाता है। इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हमने पिछले सेशन में भी कैलकुलेट करना सीखा था f की वैल्यू। f की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.095 आ गई। सिग्निफिकेंस क्या है, 0.00 है। अब क्या करेंगे हम, सिग्निफिकेंस अगर 0.00 हो जाए तो हम क्या करते हैं। अभी हमने बात की f वैल्यू की। f वैल्यू हमने लास्ट सेशन में भी लर्न किया था कि f वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। f वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रिग्रेशन की वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर्स की, रेजिडुअल की वैल्यू चाहिए होती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसको देख के, मीन स्क्वायर्स को देख के f वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। f वैल्यू हमारे पास क्या है, 109.521, और सिग्निफिकेंस क्या है, 0.00। अब इन दोनों वैल्यूज को देख के हम क्या अज्यूम करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को देख के हम अब नेक्स्ट टेबल हम देखेंगे, उसके बाद हम इसका रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। एक जर्नल अजम्पशन हमारे ज़हन में क्या आती है, अगर 0.00 सिग्निफिकेंस लेवल है तो इसका मतलब है कि रिजेक्टेड है।
अब अगर हम इसको देखें, रीडिंग स्कोर देखें 0.552, कॉफिशिएंट देखें बीटा कॉफिशिएंट 0.552 हमें क्या बताता है? इस टेबल को अगर हम देखें, इसमें हमने सेकंड रो में देखें रीडिंग स्कोर है, बीटा की वैल्यू फॉर रीडिंग स्कोर क्या है? 0.552। 0.552 हमें बताता है कि रीड एंड राइट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। और टी वैल्यू क्या है? 10.465, 10.47 उसको राउंड ऑफ कर लें, एंड पी वैल्यू क्या है? 0.00। वी वुड कंक्लूड दैट दिस रिलेशनशिप इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। Hence, we would say there is a statistically significant positive linear relationship between reading and writing. दोबारा से हम देख लेते हैं, हमने क्या सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम फाइंड करें। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं? It allows us to look at the linear relationship between one normally distributed interval predictor and one normally distributed interval outcome. एक interval predictor होता है, एक interval outcome होता है। cause effect relationship हम predict करते हैं। उसकी हमने एक example देखी थी। example हमने ऐसे देखी थी कि if we want to look at the relationship between writing scores and reading scores, in other words predicting write from read, cause effect, उसके लिए हमने सबसे पहले रिग्रेशन कैलकुलेट किया, मॉडल हमने कैलकुलेट किया। मॉडल आर स्क्वायर की वैल्यू आई 0.356, आर की वैल्यू 0.597। फिर हमने एनोवा कैलकुलेट किया, रिग्रेशन हमने रेजिडुअल निकाला, सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम और मीन को स्क्वायर को देख के हमने एफ की वैल्यू निकाली, सिग्निफिकेंस लेवल आ गया। फिर हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालेंगे। रिग्रेशन कॉफिशिएंट में हमने बीटा की वैल्यू कंसिडर की, रीडिंग स्कोर 0.552 था। अब 0.552 हमें क्या बताता है? 0.552 बताता है रीडिंग राइटिंग के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फिर टी की वैल्यू हमने देखी, टी की वैल्यू 10.465 थी, सिग्निफिकेंस इज 0.00। तो हमने इसे क्या रिजल्ट हमने खस किया, हमने क्या इंटरप्रेट किया? हमारा रिजल्ट ये है, वी सी दैट द रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड रीड इज पॉजिटिव। 0.552 हमारे पास बीटा की वैल्यू थी, and based on the t value 10.47 and p value 0.00, we would conclude this relationship is statistically significant. Hence, we would say there is a statistically significant positive linear relationship between reading and writing. ये हम किसका रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं? सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। लीनियर रिग्रेशन हमें क्या बताती है? उसका हमें रिजल्ट ये बताता है, we would say there is a statistically significant positive linear relationship between reading and writing. Levene's test for equality, F टेस्ट, अभी पहले भी हमने बात की, हमने F कैलकुलेट करना भी सीखा, हमने F की सिग्निफिकेंस भी देखी, किस तरह हम देखते हैं। नाउ Levene's test for equality, वहां पे F टेस्ट हम कैसे यूज करते हैं? This is a test that determines if the two conditions have about the same or different amounts of variability between the scores. जहां भी हम वेरिएंस यूज करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं, वहां हम जगह पे हम एफ टेस्ट यूज करते हैं। यू विल सी टू स्मॉलर कॉलम्स लेबल्ड एफ एंड सिग्निफिकेंस। हम नेक्स्ट टेबल पे देखते हैं। लुक इन द सिग्निफिकेंस कॉलम, इट विल हैव वन वैल्यू। You will use this value to determine which row to read from. In this example, the value is in the significance column is 0.26 when rounded. ये देखें, ये हमारा टेस्ट है, हमने टेस्ट रन किया। अब सिग्निफिकेंस की क्या वैल्यू आई? सेकंड 0.257, ये जिसको हमने राउंड ऑफ करें तो 0.26 हो गई। एफ टेस्ट की वैल्यू 1.493। बाकी पहले के जो दो हमारे कॉलम्स हैं, लेफ्ट साइड से देखें दो कॉलम्स हैं, ये हमारे एफ टेस्ट के कॉलम्स हैं। बाकी के हमारे टी टेस्ट के कॉलम्स हैं फॉर इक्वालिटी ऑफ मीन्स। हम यहाँ पे इस वक्त सिर्फ एफ टेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं। टी टेस्ट को भी अगर हम साथ देख लें, टी की वैल्यू क्या है? 0.2887, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है, सिग्निफिकेंस 0.020 है। मेन डिफरेंस, स्टैंडर्ड एरर भी दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसकी लिमिट्स भी दी हुई, लोअर लिमिट क्या है, हायर लिमिट क्या है। नाउ अ ग्रेटर वैल्यू, हम इसका रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करेंगे? अ ग्रेटर वैल्यू देन 0.5 मीन्स दैट द वेरिएबिलिटी इन योर टू कंडीशंस इज अबाउट द सेम। That is, scores in one condition do not vary too much more than scores in your second condition.
0.257, हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 0.05। ठीक, हमने ढूंढना क्या है इसमें, हम क्या कर रहे हैं, ये हमें बताता है कि टू कंडीशंस हैविंग द अबाउट द सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी, एक कंडीशन की वेरिएबिलिटी दूसरे की वेरिएबिलिटी या तो बराबर है, दोनों की सेम है या डिफरेंट है, हम ये फाइंड करें ना, इसके लिए हम एफ टेस्ट लगा रहे हैं। और एफ टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि 0.05 से सिग्निफिकेंस ज़्यादा है तो उसका मतलब है सेम अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी है। दैट द स्कोर इन वन कंडीशन डू नॉट वेरी टू मच मोर दैन द स्कोर इन योर सेकेंड कंडीशन। Put scientifically, it means that the variability in two conditions is not significantly different. This is a good thing. In this example, the significance value is greater than 0.05. क्या है? This is a good thing. In this example, the significance value is greater than 0.05. जिसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, अगर हम इस टेस्ट में देखें, टेबल में देखें, हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.257 आई। हम क्या देख रहे हैं, दो कंडीशंस हैं, एक ये कंडीशन एक ये कंडीशन है, दोनों की आप वेरिएबिलिटी देख रहे हैं। हम एफ टेस्ट कब लगाते हैं, जब हम वेरिएंस देखते हैं, वेरिएबिलिटी देखते हैं ना, तो इन दोनों कंडीशंस की अगर अलग अलग हम वेरिएबिलिटी देखें तो इनकी एफ की वैल्यू 1.493 आती है, सिग्निफिकेंस आती है 0.257। 0.257 हमारी 0.05 जो कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है उससे ज़्यादा है। ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं, हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। हमारे केस में हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था कि कंडीशन सेम नहीं है। अब हम कहते हैं कि नहीं, हमारे कंडीशन सेम है, क्योंकि हमारी वैल्यू ज़्यादा आ गई तो हमारा जो 0.257 है वो हमारा सिग्निफिकेंट था। दोबारा से हम एक दफ़ा रिजल्ट को देख लेते हैं, इसको हमने एक्सप्रेस कैसे करना है। अ वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 मीन्स दैट द वेरिएबिलिटी इन योर टू कंडीशंस इज अबाउट द सेम, that the scores in one condition do not vary too much more than the scores in your second condition. Put scientifically, it means that the variability in two conditions is not significantly different. Significantly different नहीं है दोनों conditions में. This is a good thing, which is a good thing. In this example, significant value is greater than 0.05. That was all for this session. आज की हम क्विकली एक समरी देख लेते हैं। आज के हमने पहले वन सैम्पल टी टेस्ट देखा। आज के सेशन में पहले मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं, आज के सेशन में हमने जितने हमारे पैरामीट्रिक मेजर्स थे, पैरामीट्रिक टेस्टिंग थी, सारी की सारी हमने एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू की। हमने बेसिकली एनोटेटेड आउटपुट्स देखी हैं, एनोटेटेड आउटपुट्स ऑफ SPSS, कि ये टेस्ट इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और इसका ये वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं और ये इसका रिज़ल्ट SPSS में आता है और उस रिज़ल्ट का ये इंटरप्रिटेशन है। ये हमने टोटली देखा आज के इस सेशन में। और इस सेशन में को अब हमने ख़त्म कर ली, कंप्लीट कर लिए, और ये सारे के सारे टेस्ट थे जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट सेशन में अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमने सबसे पहले देखा वन सैम्पल टी टेस्ट देखा, फिर मीडियन देखा, बायनोमियल टेस्ट कब यूज़ होता है, उसका रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट होता है, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट कब यूज़ होता है, फिर हमने काई स्क्वायर वो भी देखा था कि जब हमारा अब रिलेशनशिप्स आपस में, एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप्स आपस में आइडेंटिफाई करता है। टी टेस्ट, एनोवा, क्रिस्कल वॉलेस देखा, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट फिर देखा, फिर हमने क्रिस्कल वॉलेस में ये भी देखा था कि इट इज़ ऑपोजिट ऑफ एनोवा। एनोवा हमारा पैरामीट्रिक है, ये तो हमारे नॉन पैरामीट्रिक है। विलकॉक्स एंड रैंक सम हमने देखा, फिर हमने फ्रीडमैन टेस्ट देखा, कॉरिलेशन देखी, रिग्रेशन देखी, फिर हमने एफ टेस्ट देखा। और आज का सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्टडी करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कैसे करते हैं, डाटा एंट्री कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, हम टेबल्स कैसे बनाते हैं, और उसमें डाटा एनालिसिस कैसे होता है, और डाटा फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एक्सपोर्ट कैसे होता है SPSS में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।